बच्चों, जो पहला अध्याय है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का आर्थिक विकास की समझ, इसमें सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। सामान्यतया लोग समझते हैं कि आर्थिक विकास का तात्पर्य है धन की प्राप्ति हो जाना, आय की प्राप्ति हो जाना, किंतु यदि और गहराई से व्यापक दृष्टि से आप देखेंगे तो किसी भी देश में विकास को समझने और जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आय के अतिरिक्त लोग और भी जीवन में क्या चाहते हैं, अर्थात उनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं क्या हैं। वस्तुओं और सेवाओं के अतिरिक्त उन्हें जीवन में और कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है जिससे वे सुखी और समृद्ध महसूस कर सकें। तभी विकास की जो वास्तविक अवधारणा है उसको प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा कि आपके इस चैप्टर के में प्रारंभ में जो दिया गया है कि विकास को समझने के लिए उसका निहितार्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें दिया हुआ है कि विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। आपने देखा होगा कि आपके देश में अर्थव्यवस्था में विभिन्न आय वर्ग के, विभिन्न व्यावसायिक वर्ग के, अलग अलग आर्थिक स्तरों के व्यक्ति, समुदाय रहा करते हैं। सबकी अपनी जीवन पद्धति, आर्थिक स्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ अलग अलग हैं। ऐसे में विकास की एक सर्वमान्य परिभाषा या विकास का एक सर्वमान्य लक्ष्य को स्थापित करना काफ़ी कठिन है। आपने देखा कि इसमें दिया गया है कि हमारे देश में अलग अलग समूहों के लिए, अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य क्या हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, उसके लिए उसकी जीवन की आकांक्षाएं और उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या हैं। जैसे दिया है कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा और उसके साथ कोई भेदभाव न हो और वह भी उतना ही गांव में प्रतिनिधित्व करने के लिए, गांव का नेतृत्व करने के लिए हकदार हो जितना कि कोई अन्य व्यक्ति। जैसे आपने सामान्यतया देखा होगा कि हमारे यहाँ समाज में विषमताएं इस तरह की हैं। व्यक्ति की गरिमा और उसकी मर्यादा, उसकी डिग्निटी किस तरह से भेदभाव का शिकार होती है कि कई बार लोग कहते हैं अरे चलो भाई, तुम क्यों गांव का प्रधान बनोगे, तुम्हारी औकात क्या है। तो ऐसे में विकास का लक्ष्य जो है एक ग्रामीण मजदूर के लिए अलग है और पंजाब के एक समृद्ध किसान के लिए अलग है। उसके लिए है कि उसके उत्पाद की समर्थन मूल्य, जो सपोर्टिंग प्राइस है, वो बेहतर मिले और उसके परिवार सस्ते मजदूर मिलें और उसके परिवार की आय सुनिश्चित हो ताकि वह बच्चों को अपने विदेश में बसा सके। तो आपने देखा कि एक गरीब ग्रामीण मजदूर जो है उसकी क्या आकांक्षा है, उसके लक्ष्य क्या है विकास के लिए, और एक पंजाब का समृद्ध किसान जहाँ एक भूमिहीन मजदूर का लक्ष्य है कि उसके बच्चे को एक स्कूल में शिक्षा मिल सके, वहीं पंजाब का समृद्ध किसान का लक्ष्य है कि उसको उसके बच्चे को विदेश में जाने का अवसर मिले। इस प्रकार से आप देखेंगे भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, उसके क्या लक्ष्य हैं कि वह विषमता का शिकार न हो, वह भी समाज में बढ़ चढ़ करके उसी तरह भागीदारी कर सके, उसी तरह नेतृत्व कर सके जिस तरह समृद्ध परिवार जो ग्रामीण है उसके पुरुषों को मिलता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि भूस्वामी या बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं उनके यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने का, नेतृत्व करने का वह अवसर नहीं मिल पाता जो पुरुषों को है। इसी तरह शहरी बेरोजगार युवक है जिसका पहला लक्ष्य होता है कि विकास के लिए उसके जो आकांक्षाएं हैं कि उसे नौकरी बढ़िया मिले, उसे रोज़गार का अवसर मिले जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और
अन्य सामाजिक स्थिति उसकी बेहतर हो सके। इस तरह आपने देखा अमीर परिवार और शहर के एक अमीर परिवार की लड़की और शहर के एक अमीर परिवार के लड़के के अलग अलग लक्ष्य क्या हैं। नर्मदा घाटी के एक आदिवासी का के लिए विकास के मायने क्या होते हैं। जैसे देखा है आपने कि नर्मदा घाटी में कई बड़े बड़े बांध बनाए गए जिससे वहाँ के आसपास के रहने वाले आदिवासियों की भूमि डूब क्षेत्र में चली गई और इसके कारण उन्हें भूमिहीन बनना पड़ा और गरीबी का वो शिकार हुए। इसलिए उनके लिए विकास का लक्ष्य बांध नहीं है, उनके लिए विकास का लक्ष्य है पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्वास। इस तरह आपने देखा कि विकास के अलग अलग लक्ष्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी का अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा इसकी आशा रखती है। हो सकता है भाई को ये पसंद न हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे आपने देखा है कि आपकी पुस्तक में जो ये चित्र दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो अपने कार से जा रहा है और उसके उसमें पीछे दिखाया गया है कि एक महिला बैठी हुई है सड़क के किनारे अपने बच्चे को लेकर। तो अमीर व्यक्ति की कार का धुआं उस बच्चे को, उस महिला को लग रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य, पर्यावरण का प्रदूषण होगा और उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा इस तरह कि आय और अन्य लक्ष्य, अगर आप तालिका एक एक को देखें तो ये बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों की अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आय के साथ साथ जो मापनीय तत्व है विकास का, आय, उसके अतिरिक्त लोगों को अन्य ऐसी चीज़ें जिनको हम माप नहीं सकते हैं विकास में, वह भी शामिल होती हैं, वह भी आकांक्षाओं में शामिल होती हैं। जैसे कि लोग चाहते हैं कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो, उनको स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा हो, वे भेदभाव का शिकार न हों। ये भी सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार तो ये कुछ आय से अधिक, उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जीवन के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही आवश्यक नहीं होती हैं। इस तरह से आपने देखा कि आय के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसी आवश्यकताएं हैं, चीज़ें हैं जिनको हम माप नहीं सकते, लेकिन विकास के लक्ष्य में वो शामिल होती हैं। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं प्रतीत हो रही तो आपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, स्थान है। इनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। अतः लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वो महत्व नहीं रखता है। इसलिए विकास में मापनीय और अमापनीय दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग अन्य लक्ष्यों के प्रति अपने पसंद नापसंद रखते हैं, केवल आय के ही लिए नहीं। जैसे आप विचार कीजिए कि एक व्यक्ति को उसके घर से बहुत दूर रोज़गार मिलता है, लेकिन आय अधिक भी मिलती है, लेकिन उसके घर से बहुत ज़्यादा उसकी दूरी हो, अन्य सुविधाएं उसकी उपलब्ध न हो, वातावरण अच्छा न हो, तो वह इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर उसे कोई घर के पास ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें आय कम हो लेकिन बाकी सारी चीज़ें, सुविधाएं उपलब्ध हों, वातावरण कार्य का अच्छा हो, सीखने और उन्नति के अवसर हों, रोज़गार नियमित हो, तो इस तरह से वह कम वेतन वाली नौकरी को भी पसंद करेगा। उसी तरह हमारे कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक विकास में भी
विकास में भी आय के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं शामिल होती हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते, लेकिन विकास को प्राप्त करने के लिए, विकास को स्थापित करने के लिए वह भी उतनी ही आवश्यक होती हैं। आइए इन बातों पर हम विचार करें। अलग अलग लोगों के विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? नीचे दी गई व्याख्याओं में से कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों? क, क्योंकि लोग भिन्न होते हैं। ख, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। यदि ऊपर के पूरे प्रकरण का हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसमें विकल्प जो ख है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सही है, क्योंकि लोगों की जीवन की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसी कारण से विकास की अवधारणाएं, विकास के लक्ष्य भी लोगों के अलग अलग हैं। दूसरा है, क्या निम्न दो कथनों का अर्थ एक है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। यदि दोनों कथनों को देखा जाए तो दोनों का निहितार्थ लगभग समान है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसलिए विकास के लक्ष्य अलग होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि किसान के, एक समृद्ध किसान का और एक भूमिहीन मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य अलग है। एक आदिवासी जो नर्मदा घाटी में डूब के कारण बेसहारा हो गया है, उसके जीवन का लक्ष्य, विकास का लक्ष्य अलग है। और एक शहर का नौजवान बेरोजगार युवक, उसके लिए विकास का लक्ष्य अलग है। अब दूसरी बात है इसमें जो दिया है कि लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। हाँ, यह भी देखा गया है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि एक समृद्ध किसान चाहता है कि मजदूरी की दर सस्ती हो और उसके उपज का मूल्य अधिक हो, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति यह चाहता है कि मजदूरी की दर अलग हो, ऊंची हो, अच्छी हो और अनाज खाने का उसे सस्ता मिले, तो अगर इन दोनों चीज़ों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में परस्पर विरोधाभास है। इसलिए विकास के लक्ष्य में एक के लिए विकास हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए वो विकास नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मापनीय आय जो है विच कैन बी मेजर्ड, बट देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर equally important in order to achieve the proper concept of development, and these immeasurable important components are which has already been explained, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको यह एक्सरसाइज में तैयार करना है कि आय के अतिरिक्त आप संपूर्ण अध्याय को देखने के बाद अलग अलग सामाजिक आर्थिक वर्गों के विकास के अलग अलग स्थितियों को, लक्ष्यों को, आकांक्षाओं को देखने के बाद आपके विचार से आय के अतिरिक्त कौन कौन से कारक हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं, इसको आपको होमवर्क में इनकी सूची बनाना है। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। यह आपका होम असाइनमेंट दिया जाता है। इसमें आपको स्पष्ट करना है कि आपने अब तक विकास, लोगों की आकांक्षाएं, विभिन्न समूह, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए भिन्न भिन्न विकास के लक्ष्य क्या हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में इन समस्त बातों को अपनी भाषा में स्पष्ट कर 100 शब्दों में लिखना है। अब अगला कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास। अब हम आपको